नमस्ते बच्चों। कक्षा 9 विषय विज्ञान और लेसन 5 में अपने शुरू कर रखा है जीवन की मौलिक इकाई। तो इसका एक भाग अपने कर चुके हैं। दूसरा भाग अपने शुरू करना है कि कोशिका किस से बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। तो कोशिका का अध्ययन, कोशिका किस से बनी होती है, इन सभी के बारे में अपने देखते हैं। कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देंगे। कि अपने किसी भी स्लाइड को, किसी भी कोशिका को अपने सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो अपने को ये 3 चीज़ें दिखाई देंगी: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ये तीनों चीज़ें मेन रूप से अपने को दिखाई देगी। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, इसके बारे में। यह कोशिका की क्या है, सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, ये वो कोशिका के घटकों को क्या करती है, बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर व कुछ पदार्थों को बाहर जाने देती है। कि यह एक इस प्रकार की झिल्ली है कि ये कोशिका है। ये वाली झिल्ली जो चारों तरफ बाउंड्री ऐसे कहा गया है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, ये क्या करती है, सबसे बाहरी परत है और पर्यावरण, बाहर वाले पर्यावरण से इस कोशिका की क्या करती है, रक्षा करती है। ये क्या करती है, काम के जो चाहिए पदार्थ उन्हीं को अंदर आने देती है और अंदर से जो जैसे ऑक्सीजन आई, भोजन का अपघटन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अपने को जरूरत नहीं होती, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये क्या करती है, बाहर जाने देती है। ऑक्सीजन को जैसे अंदर आने देती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर जाने देती है। कि अंदर से तो उन्हीं चीज़ों को बाहर भेजती है जो हानिकारक है और बाहर से उन्हीं चीज़ों को अंदर भेजती है जो हमारे लिए लाभदायक हैं। तो ये है कोशिका झिल्ली के कार्य कि कोशिका झिल्ली कुछ ही पदार्थों को अंदर आने देती है और कुछ ही पदार्थों को, मतलब ये क्या करती है, उनका चूज करती है कि कौन से जरूरी हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वर्णात्मक पारगम्य, कि वो उनका चयन करती है, इसीलिए क्या कहलाती है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहलाती है। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, तो इसके बारे में देखो। कुछ पदार्थ हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, कोशिका झिल्ली के आर पार ये क्या करते हैं, विसरण करते हैं कि ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाती है। तो हम पिछले अध्यायों में भी विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा है कि जो पदार्थ हैं उनकी गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति होती है। कि पदार्थों की गति होती है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। यहाँ से उच्च सांद्रता है और इधर निम्न सांद्रता है, तो पदार्थ इस जगह गति करेंगे, यहाँ पे उच्च हो जाएगी, फिर इस जगह इस प्रकार गति करेंगे। तो पदार्थ गति करते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो कुछ इसी प्रकार की कोशिकाएं हैं कि कुछ इसी प्रकार के एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले देखते हैं उदाहरण के लिए, जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 कोशिकीय क्या है, अपशिष्ट है जिसका निष्कासन आवश्यक है। कोशिका को जैसे ही CO2 अपने अंदर एक्टिव होती है तो अपने उसको क्या करते हैं, बाहर निकालती है, इसका निष्कासन आवश्यक है। तो कोशिका में एक्टिव हो जाती है तो उसकी सांद्रता क्या हो जाती है, कोशिका के अंदर उसकी सांद्रता बढ़ जाती है और कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता क्या होती है, कोशिका के अंदर जो CO2 की सांद्रता उसकी अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। तो जैसे ही वो अंदर से बाहर आती है तो CO2 की सांद्रता में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है और उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण के द्वारा जो कोशिका से CO2 क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है और बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो फिर बाहर से ऑक्सीजन क्या होती है, कोशिका के अंदर की तरफ प्रवाहित हो जाती है। मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होता है, पदार्थों का परिवहन होता है, पदार्थों का प्रवाह होता है। कि आपने जैसे कुछ उदाहरण है कि आप किशमिश को भिगो के, चने को भिगो के रात भर रखते हो तो सुबह क्या देखते हो कि वो किशमिश फूल जाती है, वो चने भी क्या होते हैं, फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं, क्योंकि बाहर का जो पानी है वो क्या होता है, उनके अंदर चला जाता है। इसी प्रकार के उदाहरण दे रखे हैं। सबसे पहले कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में जल में शक्कर या नमक की मात्रा और जल की मात्रा ज़्यादा हो, जल की मात्रा ज़्यादा हो, उसमें शक्कर या नमक घोलकर उसके अंदर अपने किसी भी चीज़ को डालकर रखते हैं तो क्या होता है, जो जल है वो प्रासरण विधि के द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, अल्प प्रासरण दाबी विलयन कहते हैं।
कि जब उसके अंदर नमक और चीनी घोल के रखी होती है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, उसके अंदर अपने किसी भी किशमिश को या चने को डुबो कर रखती हैं, तो वो पानी क्या होता है उस कोशिका के अंदर चला जाता है और वो फूल जाती है। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? अल्प प्रासरणदाबी विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? अल्प प्रासरणदाबी विलयन कहते हैं। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। कि बाहर तो कम आती है लेकिन अंदर जल की मात्रा ज़्यादा जाती है। तो इसी प्रकार जो शुद्ध परिणाम है वह यह होता है कि जो जल है वो कोशिका के अंदर गया है, इससे कोशिका फूलने लगी है। लेकिन क्या है कि प्रक्रियाएं तो दोनों ही संपन्न होती है कि ये कोशिका है, बाहर भी जल आता है और अंदर भी जाता है, लेकिन बाहर जितना आता है उसकी अपेक्षा अंदर क्या होता है, जल ज़्यादा आता है जाता है। तो अंततः परिणाम क्या निकलता है कि जो पानी है वो अंदर ही गया है और जिससे कोशिका फूल गई है। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? अल्प प्रासरणदाबी विलयन कहते हैं। दूसरा है, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका के अंदर के जल की सांद्रता से क्या हो के ठीक बराबर हो, कि बाहर भी जो जल की सांद्रता है उतनी ही रखी जाए जितनी उसके अंदर जल की सांद्रता होती है। तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई भी शुद्ध गति नहीं होती, कि ना तो जल अंदर जाएगा ना ही जल बाहर आएगा। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? समप्रासरी विलयन कहते हैं, कि ना तो पानी अंदर गया है ना ही पानी बाहर आया है। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? समप्रासरी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? समप्रासरी विलयन कहते हैं। इसके बाद तीसरा देखो कि यदि कोशिका के बाहर वाला जो विलयन है उसकी सांद्रता क्या कर दो, अधिक है, कम कर दो। बाहर जो पानी रखना है कोशिका के, पहले तो क्या था उसकी सांद्रता ज़्यादा थी, अंदर वाले की कम थी, तो वो पानी अंदर चला गया। दूसरी बार क्या रखा, दोनों की सांद्रता बराबर रखी। तीसरी बार क्या करो, बाहर वाले जल की सांद्रता कम कर दो अंदर वाले कोशिका के अंदर जो जल है उसकी अपेक्षा। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, कोशिका के अंदर से फिर वो पानी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि कोशिका के अंदर की सांद्रता ज़्यादा है और बाहर सांद्रता कम है, तो बाहर आ जाएगा। वो क्या हो जाएगी, जो भी चीज़ जो भी कोशिका इस प्रकार की होगी वो क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, जिससे वो फूलेगी नहीं, उससे पानी बाहर आ गया है तो वो चिपक जाएगी। तो ऐसे विसरण को कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो ऐसे फिर विलयन को क्या कहते हैं? अति प्रासरणदाबी। अल्प प्रासरण, समप्रासरी और अब है अति प्रासरणदाबी विलयन। पुनः जो जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जाता है, लेकिन फिर इस स्थिति में क्या होता है, कोशिका से बाहर जो पानी आता है वो ज़्यादा आता है, अंदर जो पानी जाता है वो कम जाता है, इसीलिए कोशिका फिर सिकुड़ जाती है। और प्रासरण के इस कारण विसरण की एक विशिष्ट विधि है। प्रासरण इस प्रकार विसरण की क्या है, एक विशिष्ट विधि है जिससे वर्णात्मक झिल्ली के द्वारा गति होती है, कि जो झिल्ली है वो चयन करती है कि किस चीज़ को अंदर जाने देना है, किस चीज़ को बाहर आने देना है, तो वो चयन करती है। ये आपका था इसके झिल्ली के बारे में। अब देखो जो एक कोशिकीय है, अलवणीय जलीय जीवों या अधिकांश जो पादप कोशिकाएं होती है, ये क्या करती है, प्रासरण के द्वारा ही जल ग्रहण करते हैं और पौधे की जो मूल है उसी के द्वारा जल का अवशोषण कर, प्रासरण का एक उदाहरण है कि पौधे की जो मूल है वो जल का अवशोषण करती है, ये भी क्या है, प्रासरण का एक उदाहरण है। इस प्रकार क्या होता है कि कोशिका के जीवन में विसरण जल और गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जो विसरण है वो कोशिका को अपनी बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है और कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना और बाहर निकलना भी क्या है, विसरण के द्वारा ही होता है, कि जो विभिन्न अणु हैं कोशिका के अंदर आते हैं जब बाहर जाते हैं, तो ये भी क्या है, विसरण के द्वारा ही होता है। और इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब वो कोशिका के अंदर जाते हैं बाहर आते हैं तो इन परिवहन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लेज्मा झिल्ली क्या होती है, लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड व प्रोटीन से बनी होती है। ये झिल्ली क्या होती है, लचीली होती है और ये कार्बनिक अणुओं से, लिपिड से, प्रोटीन से, इनसे बनी रहती है। ये वर्णात्मक होती है। गैसों की और अन्य चीज़ों के आदान प्रदान के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और प्लेज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोश के जीवों में कोशिका का बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा
अन्य पदार्थों को ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंड्रोसाइटोसिस कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया को एंड्रोसाइटोसिस कहते हैं, जो अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है, और अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के द्वारा ही प्राप्त करता है। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? एंडोसाइटोसिस। और इसको किसकी सहायता से देखा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही इसे हम देख सकते हैं। इसके बाद आती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या है? पादप कोशिकाओं में प्लेज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज क्या है? एक बहुत ही जटिल पदार्थ है। जो कोशिका भित्ति है ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में तो प्लाज्मा झिल्ली ही पाई जाती है, लेकिन उसके अलावा भी पादप कोशिकाओं में एक बाहर की तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो उसे आकार प्रदान करती है, उसको मजबूती प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करती है। और ये किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज क्या है? एक बहुत ही जटिल पदार्थ है। यह पौधों को संरचनात्मक और दृढ़ता प्रदान करता है। ये किसी के कारण होता है? कोशिका भित्ति के कारण ही होता है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण के द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ क्या हो जाते हैं? संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। पादप कोशिका में जब यह घटना होती है तो इसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। इस घटना को अपने नीमन क्रियाकलाप के द्वारा समझ सकते हैं। तो देखो क्रियाकलाप क्या दे रखा है कि आप रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर क्या करो? एक स्लाइड बनाओ और इसे उच्च शक्ति वाले किसी भी सूक्ष्मदर्शी से देखो, छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे। इन्हें क्या कहते हैं? क्लोरोफास्ट कहते हैं, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो इसमें एक हरा पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और इस स्लाइड पर आप क्या करो? शक्कर या नमक का सांद्र विलयन डालो और कुछ टाइम प्रतीक्षा करो, फिर इसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। अब क्या देखते हो कि रियो की पत्तियों को कुछ मिनट तक जल में उबालो और इससे पत्तियों की सभी जो कोशिकाएं हैं वो मर जाएंगी। अब एक पत्तियों को स्लाइड पर रखो और इसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। स्लाइड पर रखी हुई इस पत्ती पर शक्कर या नमक का सांद्र विलयन डालो, 1 मिनट प्रतीक्षा करो और पुनः फिर आप इसे देखो। तो हम क्या देखते हैं कि क्या अब जीव द्रव्य कुंचन होगा? तो इस क्रियाकलाप से ये निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो जीवित कोशिकाएं हैं उसी में ही परासरण के द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, मृत कोशिकाओं में नहीं। जो मृत कोशिकाएं हैं वो जल का अवशोषण नहीं कर सकती, जीवित कोशिकाएं ही जल का अवशोषण कर सकती है। कोशिका भित्ति पौधों, कवक, बैक्टीरिया की कोशिकाओं की अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। उनको कम तनु विलयन में भी बनाए रखती है। ऐसे माध्यम में कोशिका परासरण विधि के द्वारा पानी लेती है और कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर फिर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है और कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकते हैं। कोशिका भित्ति के कारण ही जो पादप हैं वो इस परिवर्तनीय जो माध्यम होता है इसी के दबाव को वो आसानी से सहन कर सकते हैं, इसी कोशिका भित्ति के कारण, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो उनमें यदि ऐसी कोई कंडीशन आए तो वो फिर फूल कर फट सकती है, लेकिन यह बिना फटे बनाए रखती है उसको, तनु विलयन को। तो ये था आपका कोशिका भित्ति के बारे में। तो अगला जो अपना टॉपिक है केंद्रक, वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।